जो अब हम आगे देखेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में जो बचेंद्री पाल है वो अब आगे कैसे अपनी चढ़ाई करती है एवरेस्ट पे। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अब ये अंगदौर जी है ना, वो बचेंद्री पाल के साथ एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति थे। तो अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। बिना ऑक्सीजन से उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। वह अंगदौर जी बचेंद्री पाल के साथ रात्रि में शिखर पर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कॉल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब यहाँ क्या है कि बचेंद्री पाल और उनके साथी सब कहाँ खड़े हैं? साउथ कॉल पर खड़े हैं। वहाँ से उनको कहाँ जाना है? चोटी पर जाना है। तो वहाँ अंगदौर जी उसके साथ जाने वाले थे। बचेंद्री पाल के साथ जाने वाले कौन है? अंगदौर जी। तो ये अंगदौर जी है ना, वो बिना ऑक्सीजन से ही चढ़ाई करते थे, इसलिए वो रात्रि को नहीं जाना चाहते थे, दिन में ही जाना चाहते थे। अब उसे क्या करना पड़ेगा? दिन को जाना ही पड़ेगा और वापस भी आना पड़ेगा साउथ कॉल पर। अथवा तो वो दिन में जाएंगे अथवा तो वो प्रयास या प्रयत्न छोड़ देंगे। सेकंड पैराग्राफ, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। तुरंत ही, क्योंकि वो दिन में जाएंगे, वापस दिन में लौट जाएंगे। और उसने मुझे पूछा, यानी कि बचेंद्री पाल को पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? बचेंद्री पाल को पूछा। एक ही दिन में साउथ कॉल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा, क्योंकि साउथ कॉल जो स्थान है उस स्थान से चोटी पर जाना, एक ही दिन में जाना और फिर वापस आना, वो क्या था? बहुत कठिन काम था। और ये बचेंद्री पाल को तो फर्स्ट बार ले जाना था साथ में ये महिला को, और ये श्रम साध्य भी होगा, इसके लिए बहुत कठिन काम भी हो जाता है। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए, जो वो दिन में गए वापस नहीं आ सके, रात्रि हो गई, तो क्या हो जाएंगे? उसके पैर ठंडे पड़ जाएंगे, तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। वहाँ रिस्क की बात थी। अंगदौर जी ऊपर जाएंगे, रात तक नहीं आ सके और फिर रात को बिना ऑक्सीजन वाले हैं, इसलिए उसके पैर ठंडे पड़ गए, तो वो जोखिम वाली बात है। इसलिए मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था। बचेंद्री पाल क्या बता रही है? ऐसा हो रहा है, रिस्क वाली बात है, फिर भी अंगदौर जी ऐसे व्यक्ति है, उन पर बचेंद्री पाल को पूरा विश्वास था। और साथ साथ में आरोहण की क्षमता यानी उनकी शक्ति और कर्मठता, कार्य करने की जो धगश है, वो जो कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, वो चिंता निहित थी कि वो जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे, वो उस पर पूरा भरोसा रखती थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अंगदौर जी के बिना उनके साथ कोई ऐसे चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कॉल से बाहर आ निकले, अब वो जाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कॉल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी कि सूर्य ऊपर निकल आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। ऊपर तो ठंड अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। जाने के लिए वो तैयार थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, रस्सी के बिना चढ़ाई स्टार्ट कर दी। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। निश्चित गति से यानी कि वो जैसे जाते थे वैसे ही ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आसानी से वो दोनों ऊपर चढ़ रहे थे। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरी थी, मानो शीशे की चादरें बिछाई ना हो वैसे चट्टान लगी हुई थी बर्फ की। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल ही करना पड़ा। वहाँ चढ़ना भी है, सीधा रास्ता है, सीधी चढ़ाई है, और रास्ते में जो बर्फ की चट्टानें लगी हुई है उसे काट कर ऊपर जाना था। कितना कठिन काम था।
और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा क्योंकि बर्फ़ इतनी सख्त आती है, उसे तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके, क्योंकि सख्ती से फावड़ा चलाते तभी ये कट जाती। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उड़ाया। वो खतरनाक स्थान था, ऊपर चढ़ना था, रास्ते में जो बर्फ़ की चट्टानें थी उसको काट कर आगे चढ़ना था, तो वो तो सोच समझ कर वो रास्ते से आगे जा सकते थे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैप पर पहुंच गए। अब देखो ये अंगदौर जी और बचेंद्री पाल कितने टाइम में, 2 घंटे से कम समय में वो शिखर कैप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा, वो थोड़ी पीछे थी बचेंद्री पाल, तो पीछे मुड़कर देखा, मुझसे कहा क्या मैं थक गई हूँ, यानी कि अंगदौर जी ने बचेंद्री पाल को पूछा कि क्या तुम थक गई हो, तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए कि ये सबसे पहली जो महिला थी वो चोटी पर चढ़ने जा रही थी एवरेस्ट शिखर की, और वो अंगदौर जी के साथ चढ़ रही थी। उनको पूछकर ऐसा जवाब मिला कि वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। क्या बोली वो कि मैं नहीं थकी हूँ। मैंने जवाब दिया मैं नहीं थकी हूँ, क्या मैं थक गई हूँ, तो नहीं। तो ऐसे सुन के बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए अंगदौर जी और आनंदित भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल में ने शिखर कैप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, इनसे आगे जो एक दल गया था वो कैपे पर साउथ कोल से ऊपर चढ़ने में उनको 4 घंटे लगे थे, और यदि हम इसी गति से चलते रहे, जो हम जैसे चढ़ते हैं उसी गति से जाएंगे ना, तो दोपहर 1 बजे तक हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। आप जैसे चढ़ते हो वैसे चढ़ते जाएंगे तो हम दोपहर 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये दोनों चढ़ रहे थे तो पीछे उसके लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुँच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। वहाँ विश्राम करके ही जाना पड़ता है, वो सीधी चढ़ाई है, रास्ते में बर्फ़ की चट्टानें हैं, उसको तोड़ के जाना है। तो फिर चाय पीने के बाद वो उसने चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया, ऊपर जा रहे हैं तो नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब ऊपर रस्सी की ज़रूरत थी, इसलिए वो दोनों किसके सहारे चढ़े, रस्सी के सहारे। जबकि लाटू एक साथ हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला, वो लोग बीच में पकड़ के हुए चलते थे। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। अपनी सुरक्षा यानी कि लाटू ने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए, संतुलन के लिए वो रस्सी पकड़ के रखी थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। बताया गया बचेंद्री पाल को कि 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा है लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट। प्रति मिनट कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 2.5 लीटर, तो वो प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही है। जहाँ 4 लीटर की ज़रूरत है वो 2.5 लीटर ही इस्तेमाल कर रही है। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाया ऑक्सीजन लेने का, तो मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। अब वो आसानी से चढ़ सकती है बचेंद्री पाल। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। जैसे जैसे ऊपर जाते थे वैसे वैसे हवा बढ़ती जाती थी। उस ऊंचाई के तेज हवा के झोंके भूरे भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। जो देखना था वो दिखाई नहीं देता था, कुछ ऐसे वो झोंके भूरे भूरे बर्फ के कणों से चारों तरफ उड़ रहे थे, इसलिए वो तेज हवा के कारण ऐसा वातावरण हो गया था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। अब देखा कि थोड़ी देर है, इसके बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। मेरी सांस मानो रुक गई। ऊपर जाके नीचे देखा तो सांस रुक गई।
मुझे विचार पौधा की सफलता बहुत नज़दीक है। अब उस ये सोच रही है कि अब मेरी सफलता बहुत नज़दीक आ गई है, मैं बहुत ऊपर आ गई हूँ, अब चोटी तक एवरेस्ट तक पहुँचने में थोड़ी ही देर बाकी है, तो सफलता मेरे नज़दीक ही है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। किस दिन वो पहुंच गई थी? 23 मई के दिन दोपहर 1:07 पर वो सफलता के साथ अपनी सफलता पार करके वो एवरेस्ट की चोटी पर बचेंद्री पाल पहुंच गई। फर्स्ट बार ये महिला है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो हमारी सबसे पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर सर करने वाली वो कौन थी? बचेंद्री पाल। और वो किस दिन चढ़ी थी? 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर उन्होंने ये शिखर सर कर दिया और सफलतापूर्वक वहाँ वो पहुँच गई है। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी क्योंकि बहुत ऊपर है वो जगह, तो वहाँ तो इतनी बहुत ही जगह नहीं होती कि बहुत सारे लोग ऊपर खड़े रह सके, तो 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, इतनी जगह नहीं थी। वहाँ ऊपर 2 व्यक्ति रह सके इतनी जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि हमारी सुरक्षा क्या है, अब आए तो गए हैं यहाँ पे, तो खड़े कहाँ रहे? 2 ही व्यक्ति के यहाँ खड़े रह सकते हैं। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। वहाँ जो बर्फ़ जमी हुई थी वो फावड़े से काट कर वहाँ जगह बना ली, थोड़ी खड़े रहने के लिए सुरक्षित रूप से स्थिर कर दिया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी क्योंकि वहाँ सफलतापूर्वक पहुँच गई है, उसको अब ये अपना जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो उनका पूरा हो गया है, तो वो अपने घुटनों पर बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज को चुंबन किया। उनका काम सफल हो गया है तो वहाँ चुंबन करती है, सागर माथे को अपने माथे पर लगा के घुटनों के बल पर बैठकर वो ताज को चुंबन करती है। वे फर्स्ट महिला है हमारी भारतीय बचेंद्री पाल जो 23 मई के दिन वो ऊपर चढ़ गई है, वो उनका काम सफल हो गया है। वहाँ बैठी है घुटनों पर, वो उनको चुंबन करती है। बिना उठे ही मैंने वो उसके पास एक थैला है, तो थैले में क्या ले गई है? थैले में दुर्गा माँ का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाली। जो भरोसा करते हैं हनुमान पे हम, तो उन्होंने हनुमान चालीसा निकाली और मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा। एक लाल कपड़ा ले गई थी, एक दुर्गा माँ का चित्र ले गई थी और हनुमान चालीसा ले गई थी। वो दोनों को चित्र, दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को ये लाल कपड़े में उनको लपेट दिया। लपेट कर छोटी सी पूजा की। वो सफलतापूर्वक उनका कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए दुर्गा माँ को और हनुमान चालीसा करके वो पूजा अर्चना करती है और इनको बर्फ़ में दबा दिया। वहाँ ही उनको, वहाँ चोटी पे उनका पहुँचना सफल हो गया, इसलिए वहाँ उनको बर्फ़ में दबा देती है। आनंद के वो कितनी खुश हो गई उस वक्त कि उनका वो ये ध्येय लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। एक तो हमें ये बहुत खुश होते हैं तब हमें माता पिता की याद आती है और बहुत गहरी शोक में डूब जाते हैं, बहुत आपत्ति आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब हमें हमारे मम्मी पापा और हमारे ईश्वर की याद आती है। तो यहाँ भी ये बहुत खुश है, इनका काम सफल हो गया है, ध्येय हासिल हो गया है, उनका बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर सर कर गई है। तो सबसे पहले उनके माता पिता की याद आई, ध्यान आया उनका, मन ही मन ध्यान किया उनका। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी और जो नेता थे उनके साथ वो चोटी पर चढ़ने वाले अंगदौर जी, उनके आगे शीश नमाया और झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित करके वो ले जाने वाले थे ना ऊपर, तो उसको नमन किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। ये अंगदौर जी है, वो दूसरी बार बिना ऑक्सीजन से एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, तो उस पर भी उनको बधाई दी। बचेंद्री पाल ने अंगदौर जी को बधाई दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, मेरे कानों में बोला, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
अंगदौर जी ने भी उसे प्रोत्साहित किया और बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की। कुछ देर बाद सोनम गुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। अब पहली महिला, भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ी है तो फ़ोटो वो लेंगे, तो वह फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना वो दे दी कि वो ये सर कर गए हैं, सफलतापूर्वक एवरेस्ट शिखर सर कर गए हैं, वो सफलतापूर्वक दे गए हैं, इसलिए वो ये समाचार सूचना नीचे दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया और फ़ोटो खींचे। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए क्या कहा बचेंद्री पाल को, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार के एकदम भिन्न होगा, क्योंकि पहले वाला जो तुम्हारा संसार था और अब तुम्हारा संसार भिन्न होगा, क्योंकि तुम सबसे पहली भारतीय महिला हो जो सबसे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली महिला हो, तो अब एकदम तुम्हारा संसार भिन्न होगा। ये तुम्हारे माता पिता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, ऐसा खुल्लर ने जवाब दिया बचेंद्री पाल को। अब ये बचेंद्री पाल ने अपनी जो चढ़ाई है एवरेस्ट शिखर सर करने की, वो अपने ही हाथों लिखी है। कैसे उन्होंने कितनी तकलीफें आई, किसके साथ गए, वो सब हमें इस चैप्टर में बताया है। तो वो अपने हाथों लिखी हुई है सब ये बचेंद्री पाल ने। तो ये हमने एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई का जो है चैप्टर वो अच्छी तरह से देख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम थोड़े शब्दार्थ देख लें। आपकी बुक में दिए हैं शब्दार्थ है, देखो अभियान, जो हमारे चैप्टर में जो जो शब्दार्थ आए हैं वो हमारे लिए नए हैं, उसका अर्थ क्या बनता है वो अब आप चैप्टर पढ़ते जाओगे जैसे जैसे, और ऐसे कोई वर्ड आएगा तो आप देख लेना, पीछे दिए गए हैं ये शब्द है। तो अभियान यानी कि जो ये बचेंद्री पाल का अभियान था जो शिखर पर चढ़ने का, तो वो चढ़ाई, आगे बढ़ना, किसी काम के लिए प्रतिबद्ध रहना, यानी कि अभियान करना, कोई भी काम में आगे अभियान करना है। दुर्गम यानी कि जो एवरेस्ट की चढ़ाई थी वो दुर्गम थी, कि जहाँ पहुँचना कठिन था, वो मार्ग कठिन था, इसलिए दुर्गम। हिमपात, बर्फ का गिरना, जो एक बार सो रहे थे ना बचेंद्री पाल, तो हिमपात गिरी थी उसके माथे पर जाके, तो वो हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना। आकर्षित, मुग्ध होना, वो ऊपर चढ़ के नीचे देखती है, वो नज़ारा देखती है तो वो मुग्ध हो जाती है, आकृष्ट हो जाती है उस धरती। अवसाद यानी उदासी, ग्लेशियर, बर्फ की नदी, बर्फ पिघल जाता है तब वहाँ से नदी बहती है। अनियमित, नियम विरुद्ध, जिसका कोई नियम न हो वह। यह शब्द समूह के लिए एक शब्द भी बन सकता है कि जिसका कोई नियम न हो तो अनियमित। आशाजनक, तो आशा उत्पन्न करने वाला, जो आशा उत्पन्न करने वाला है उसे आशाजनक बात कहते हैं। कोई भी किसी आशा है हमें किस बात की, तो उसे कहते हैं आशा उत्पन्न करने वाला, आशाजनक। बहुचक्की यानी कि हैरान हो जाना, कोई भी ऐसी बात बन गई है तो हम हैरान हो जाते हैं, बहुचक्की हो जाते हैं। अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था न हो वह अव्यवस्थित। प्रवास, यात्रा में रहना। हिमविदर, दरार तड़े, यानी कि जो बर्फ की चट्टानें टूट जाती है उसमें दरार पड़ जाती है तो उसे बोलेंगे हिमविदर। आरोही, ऊपर चढ़ने का रास्ता ऐसा होता है, सीधा चढ़ान नहीं होती, इसलिए उसे बोलेंगे आरोही। विख्यात यानी मशहूर, प्रसिद्ध है। अभियांत्रिक, तकनीकी, नौसिखिया, नया सीखने वाला, जो ये नए नए जाते हैं ऊपर, कोई भी कार्य में हमें नए सीखने वाले हैं तो नौसिखिया बोलते हैं। विशाल काय पुंज यानी बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े होते हैं, उसे विशाल काय पुंज बोलते हैं। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, जो ये सब पर्वत पर चढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं पर्वतारोही। आरोहण यानी कि चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता, होशियारी। अंगदौर जी कर्मठ व्यक्ति थे इसलिए उनके पर बताया गया कर्मठता शब्द है। उपस्कर, आरोही की आवश्यक सामग्री। शंकु यानी नौक, उपलब्धि यानी प्राप्ति। जोखिम यानी खतरा था, जो कि कोई में मुश्किल आता है उसे बोले थे जोखिम।
अब आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते जाना और फिर ये शब्दार्थ है अपनी नोटबुक में लिखना। फिर एक्सरसाइज है, इसमें हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराती हूँ, बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन है वो अपने आप कर लेंगे। देखो यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मौखिक है लेकिन हम नोट में लिख देंगे, 1-2 पंक्तियों में देना है उसका आंसर। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप वीडियो सुनेंगे या तो फिर चैप्टर फिर से पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। फिर मैं बता देती हूँ कि अग्रिम दल का नेतृत्व वो उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। आप फिर से एक बार वीडियो देखना तो भी मिले जाएगा, और चैप्टर तो आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे। उपनेता प्रेमचंद थे अग्रिम दल के नेतृत्व करने वाले। अब क्या है कि लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? जो सागरमाथा नाम उनको क्यों अच्छा लगा? कि समुद्र का मस्तक या माथा, समुद्र का मस्तक या माथा उसका प्रतीक है, इसलिए ये लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा है। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है, लेखिका को ध्वज कैसा लगा? ऊपर जो ध्वज था, ध्वज दिखाई दे रहा था, वो कैसा लगा? तो जो बर्फ का एक भारी प्लूम, एक बर्फ का प्लूम था, ध्वज नहीं था, बर्फ का प्लूम था, वो कैसा लग रहा था? ध्वज के आकार का लग रहा था। तो ये ध्वज फूल जैसा दिखता था, तो इसलिए वो ये लेखिका को ध्वज ऐसा लगता था। कैसा लगता था? कि बर्फ का प्लूम है वो एक फूल जैसा लगता था, इसलिए उसको ए लगता है। नेक्स्ट, हिमस्खलन से कितने लोग की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए? स्टार्टिंग में जब बचेंद्री पाल चढ़ रहे थे तब वहाँ घायल भी लोग हुए थे और वहाँ पे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो वो वहाँ पे 16 शेरपा कुलियों जा रहे थे। स्टार्टिंग में हमारे चैप्टर में आया था कि वहाँ हिमस्खलन में 16 शेरपा कुली जा रहे थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। कितनी मृत्यु हुई थी? एक की मृत्यु हुई थी और 4 घायल हुए थे। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद, लेकिन ये एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 4 घायल हुए। उसके बाद खुल्लर ने क्या जवाब दिया कि एवरेस्ट जो ये महान चढ़ाई कर रहे हैं, ये अभियान हमारा है, वो तो क्या है कि एवरेस्ट जैसा महान अभियान से लेकर खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना पड़ता है। मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु हुई एक व्यक्ति की, तो ये खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी साथ स्वीकार करना पड़ता है, ऐसा कर्नल खुल्लर ने कहा। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जो रसोई सहायक थे उनके साथ उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो जो जलवायु था वो उनको अनुकूल न आया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया था? तो कैंप 4 था, जो विश्राम लेने का जो बीच में स्थल आता है, उसे कैंप 4 कहाँ लगाया गया था? तो 7,900 की मीटर ऊंचाई वाले साउथ कॉल पर, 7,900 की ऊंचाई पर वो कैंप 4 वाला कैंप लगाया गया था। नेक्स्ट, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका है वो, लेखिका हमारी बचेंद्री पाल है, तो शेरपा कुली को अपना परिचय वो कैसे अपना इंट्रोडक्शन देती है? तो वह नौसिखिया है, मतलब नए सीखने वाला। अभी हमने शब्द में देखा, शब्दार्थ में, कि नौसिखिया किसे बोलते हैं? कि जो नया सीखने वाला होता है उसे नौसिखिया बोलते हैं। तो ये नौसिखिया है, एवरेस्ट शिखर पर उनका पहला प्रयास है, ऐसा शेरपा कुली को अपना परिचय दिया। नेक्स्ट, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लास्ट में जब लेखिका सफल हुई, बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर सर कर जाती हैं, तब कर्नल खुल्लर ने किस शब्दों में बधाई दी? तो तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि है, जो बचेंद्री पाल को कर्नल खुल्लर बोलते हैं कि तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए किसको खबर देनी पड़ेगी? माता पिता को, तुम्हारे माता पिता को मुझे बधाई देनी पड़ेगी, ऐसे शब्दों में वो बोलते हैं। और बचेंद्री पाल को वो सफलतापूर्वक चढ़ी है, इसलिए वो उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आंसर है। अब ये क्वेश्चन आंसर है वो आप
चैप्टर में से या पढ़ के वीडियो में से देख के आप लिख सकते हो। ऐसे हमारी बचेंद्री पाल ने अपना शिखर सर किया था। थैंक यू।